खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। यूपी में सीएम योगी ने प्रीपेड इसमें स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर उन्हें पोस्टपेड में बदलने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पहचान की, जो अब सिर्फ देवभूमि आस्था और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ये राज्य भारतीय ज्ञान विज्ञान का केंद्र भी बनेगा। वहीं पश्चिम बंगाल से आई सियासी सुनामी के बाद अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर वार। इस पर भी हम बात करेंगे और चलते चलते बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बनी सहमति की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट सुविधा देने के नाम पर जो मीटर लगाए गए थे, वे अब खुद पावर कॉर्पोरेशन के लिए गले की फांस बन गए हैं। जिस तकनीकी से उम्मीद थी कि बिजली बिल की झंझट खत्म होगी, उसी ने जनता की जेब और सब्र दोनों का इम्तिहान ले लिया है। इस दौरान शिकायतों का अंबार लगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में आ गए। नतीजा यह हुआ कि अब यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर उन्हें पोस्टपेड में बदलने के आदेश दे दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट सुविधा देने के नाम पर जो मीटर लगाए गए थे, वे अब खुद पावर कॉर्पोरेशन के लिए गले की फांस बन गए हैं। जिस तकनीक से उम्मीद थी कि बिजली बिल की झंझट खत्म होगी, उसी ने जनता की जेब और सब्र दोनों का इम्तिहान ले लिया। शिकायतों का अंबार लगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में आए। नतीजा ये रहा कि अब यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर उन्हें पोस्टपेड में बदलने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सीएम की सख्ती के बावजूद पावर कॉर्पोरेशन का सुस्त रवैया अब बिजली नियामक आयोग के गुस्से की वजह बन गया है। 10 दिन में जवाब देना था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कॉर्पोरेशन चुप्पी साधे हुए है। उत्तर प्रदेश में ये सोचकर स्मार्ट मीटर लगाए गए थे कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को आसानी होगी, लेकिन हुआ इसके उलट। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिल में गड़बड़ियां होने लगी, जिसके बाद इसकी शिकायतें की गईं। सरकार से इनको वापस लेने की मांग की गई, जिसके बाद सीएम योगी तुरंत एक्शन मोड में आए। उनके आदेश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में बदले जा रहे हैं। भले ही पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर दिया हो, लेकिन अब तक मीटर को लेकर उठे सवालों का जवाब नहीं दिया है, जिससे आयोग गुस्से में है। नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उसका अमल अभी भी हो रहा है कि सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन 30 दिन तक पोस्टपेड मोड में ही अब चलेगा। पावर कॉर्पोरेशन पर आयोग का हंटर, 10 दिन में देना था जवाब, लेकिन 20 दिन बाद भी कॉर्पोरेशन चुप। विद्युत नियामक आयोग ने 24 घंटे में जवाब देने के लिए किया तलब। जवाब न मिलने पर कॉर्पोरेशन के खिलाफ होगी दंडात्मक कार्रवाई। बिना सहमति के पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने पर आयोग सख्त। कॉर्पोरेशन ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का किया उल्लंघन। बिल में गड़बड़ी और तकनीकी खामियों के चलते जनता थी परेशान। अब पहले की तरह ही चलेगा बिजली बिल का बिलिंग साइकिल। दरअसल सीएम योगी के सख्त रुख के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को 10 दिन के भीतर विद्युत नियामक आयोग को मीटर को लेकर उठे सवालों का जवाब देना था, लेकिन ये समय सीमा निकल चुकी है। 20 दिन बीतने के बाद भी इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं है। आयोग इस मामले में अब सख्त हो गया है। उसने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को जवाब के लिए 24 घंटे तलब किया है। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ आयोग की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच उपभोक्ता परिषद ने मांग उठाई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म करने संबंधी आदेश जारी किया जाए। उपभोक्ता परिषद ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद पिछले महीने आयोग में याचिका दाखिल की थी। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से 16 अप्रैल को जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। इस हिसाब से 26 अप्रैल तक जवाब दिया जाना था, लेकिन ये तारीख कब की निकल गई।
अब तो पूरा अप्रैल भी खत्म हो चुका है और मई को भी 6 दिन निकल चुके हैं। अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस लापरवाही से आयोग गुस्से में है। उसने सख्ती बरतते हुए 24 घंटे में जवाब तलब करने को कहा है। मीटर में भैया अभी एक बार बताओ, एक महीने में पिछले में मैं 3,500 रुपए डाल चुका हूँ कनेक्शन में, ठीक है। 27 तारीख को मैंने 1,000 रुपए डाले थे, 30 तारीख में मैसेज आ गया कि आपको और आपका जो है 250 रुपए बाकी रह गए। इसकी शिकायत आपने लिखित पत्र पे करी? लिखित पत्र में कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये कह देते हैं कि ऊपर से कोई योजना आएगी तब बताएंगे, आप पैसे जमा करो, ये आपका चल रहा है, आपका लिखित में आ रहा है। कुछ कोई नहीं सुनता है। मैं अपना 5600 रुपए का बिल लेके गया था, मैंने बिल बहुत ज्यादा है, कम कर दो मेरा बिल, इसके कागज भी रखे हुए हैं मेरे पास में। तो 5600 रुपए बिल कम कराने के लिए गया था, मेरा पूरा दिन बेकार हुआ, उसमें भी मुझे 23,000 का बिल दे दिया कि आपका माइनस आपका 23,000 रुपए बिल निकल रहा है, जबकि मैं हर महीने अपना बिल जमा कर रहा हूँ, हर महीने की रसीद दिखा सकता हूँ। आपका नाम क्या है? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लाला लगला। ये स्मार्ट मीटर को लेके विरोध चल रहा है, किस बात को लेके चल रहा है? एडवांस भी दे रही और वो बिल भी दे रही है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरह तो नहीं है कि कहीं प्रीपेड हो रहा हो और एकदम मीटर में ऊपर जा रहे हो। पोस्टपेड है, प्रीपेड है, ये प्रीपेड ये प्रीपेड सर्वे है कि पोस्टपेड सर्वे है? हाँ? भारतीय जनता पार्टी में सब फर्जी काम करा लो आप। अच्छा, ऐप मुखिया जी ने ये ऐप बनाया होगा, ये ऐप भी मुखिया जी ने बड़ा मुश्किल से डिजाइन किया होगा वनस्पति के बाद। लोग की शिकायतों के बाद प्रीपेड मीटर लगवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं इन मीटरों को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है। इसके साथ ही पहले की तरह ही बिजली बिल में भी बिल जमा करने की तिथि लिखी रहेगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की राहत भी दी गई है। बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था। साफ है कि जनता के विरोध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े रुख के बाद पावर कॉर्पोरेशन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। प्रीपेड की मनमर्जी अब खत्म होगी और पोस्टपेड की व्यवस्था फिर से लागू होगी। इससे उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए 10 किस्तें जैसी बड़ी राहत भी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही खड़ा है, क्या सिर्फ मीटर बदल देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? जिस तरह से पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग के आदेशों को ठंडे बस्ते में डाला और 20 दिन तक जवाब दाखिल नहीं किया, वे प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। अब आयोग ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 24 घंटे में कॉर्पोरेशन अपनी सफाई पेश कर पाता है या फिर उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मामला सिर्फ मीटर का नहीं, जनता के भरोसे और नियम कानून की मर्यादा पर आटिका है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड की पहचान अब सिर्फ देवभूमि आस्था और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ये राज्य भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में भी दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भूमि बताते हुए एक बड़ा संकल्प लिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान को अब विश्व स्तरीय स्वरूप देने का संकल्प लिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की पहचान अब सिर्फ देवभूमि आस्था और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ये राज्य भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि को ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भूमि बताते हुए एक बड़ा संकल्प लिया। हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान को अब विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। सचिवालय में हुए उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने साफ कर दिया है, आगामी कुंभ मेला शुरू होने से पहले संस्थान का कायाकल्प हो जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ वेदों का अध्ययन नहीं होगा, बल्कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय शोध का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड भारतीय ज्ञान विज्ञान व संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनेगा। ऋषिकुल हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय शोध संस्थान को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कुंभ मेला शुरू होने से पहले संस्थान का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की। संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध, आस्था, अध्यात्म की भूमि नहीं बल्कि ज्ञानियों और ऋषियों, वैज्ञानिक चिंतन की भी भूमि रही है। हरिद्वार में संस्थान को नई पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का कार्य जल्द शुरू किया जाए। पर्यटन नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। सीएम धामी का देवभूमि को लेकर संकल्प, उत्तराखंड बनेगा भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का वैश्विक केंद्र। हरिद्वार स्थित मदन मोहन मालवीय शोध संस्थान को दिया जाएगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ से पहले कार्य पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। पर्यटन विभाग को बनाया गया मुख्य नोडल विभाग, प्रमुख सचिव करेंगे मॉनिटरिंग। संस्थान में वैदिक गणित, वेदों का विज्ञान, उपनिषदों के दर्शन पर होगा शोध। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर के योगदान की शिक्षा और शोध से जोड़ा जाएगा। खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग केंद्र। नैतिक शिक्षा, अनुशासन और मानवीय मूल्यों को समाज तक पहुंचाने पर जोर। शोध के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला और ई लर्निंग की सुविधा। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और भारतीय विद्या का एक ही छत के नीचे होगा संगम। संस्थान में श्रुति, दर्शन, आयु विज्ञान और कला केंद्र किए जाएंगे स्थापित। संस्थान को शिक्षा के साथ संस्कार और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनाने का लक्ष्य। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि संस्थान के कार्यों की नियमित प्रगति के लिए संबंधित विभागीय सचिवों के साथ 15 दिन में बैठकें करें। संस्थान में वैदिक गणित, वेदों में निहित विज्ञान, उपनिषदों का दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान तथा जीवन मूल्यों पर आधारित शोध और अध्ययन की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त व वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों को योगदान को शोध और शिक्षा से जोड़ा जाए। बैठक में संस्थान में खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। उन्होंने ये बात कही है कि एक सीनियर अधिकारी राज्य के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी जो पहली पोस्टिंग रही है, पहली पोस्टिंग जहाँ रहती है उससे होता क्या है कि उससे एक लगाव होता है और लगाव होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जाएं वहाँ पे रहें, देखें कि उस जगह की आज के डेट में क्या स्थिति है, जब ज्वाइन किया था तब क्या स्थिति है और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाने की ज़रूरत है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। और इसी के क्रम में चूंकि रानीखेत मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के समय में मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी और इसलिए मैंने जानबूझ के ये रानीखेत को चुना और मैंने जितने भी पहले स्थल का निरीक्षण किया, फिर जिलाधिकारी और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ इसकी बैठक भी की और साथ में आगे किस तरह से रानीखेत को लिया जाना है, इसकी समस्याएं क्या है, समस्याएं किस तरह से दूर हो सकती हैं, उसके लिए हमने डिटेल समस्त और रानीखेत के कई सारे जो मतलब लोग हैं उनसे भी डिस्कशन किया, डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं उनसे डिस्कशन किया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने संस्थान के समग्र विकास और विस्तार योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य शीघ्र शुरू कर आगामी कुंभ से पहले पूर्ण किया जाए। उन्होंने पर्यटन विभाग को नोडल विभाग बताते हुए प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को नियमित प्रगति की निगरानी के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक परंपरा की भूमि रही। इस संस्थान के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध को एक मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्थान में वैदिक गणित, वेदों में निहित विज्ञान, उपनिषदों का दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शोध व्यवस्थाएं विकसित की जाए। उन्होंने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर के योगदान को शिक्षा और शोध से जोड़ने पर जोर देते हुए खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी का ये विजन उत्तराखंड को केवल एक पर्यटन प्रदेश ही नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला है। ऋषिकुल हरिद्वार का ये संस्थान आने वाले समय में दुनिया भर के शोधकर्ताओं और जिज्ञासुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।
जहां आधुनिक तकनीकी और प्राचीन पांडुलिपियों का अनूठा संगम होगा। कुंभ मेले की समय सीमा तय कर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि वे इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर देखना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो पर्यटन विभाग के साथ मिलकर सीएम के संकल्प को समय रहते पूरा करें। उम्मीद यही है कि जब पूरी दुनिया कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचेगी, तब वो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक विरासत से भी रूबरू होंगे। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल से आई सियासी सुनामी ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें, बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस जीत के तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला है। सिर्फ चुनाव ही नहीं, बल्कि महिला आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर भी अखिलेश यादव ने नई बहस छेड़ दी है। क्या है बंगाल की इस जीत का सियासी असर, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आई सियासी सुनामी ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत दर्ज की। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी इस प्रचंड जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस जीत के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सिर्फ चुनाव ही नहीं, बल्कि महिला आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की चर्चा चारों तरफ है। बीजेपी ने चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 206 सीटें जीत ली, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जीत ने सियासी रूप भी लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत है, जिसको लेकर पार्टी के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अल्पमत की सरकार बनने के बाद भी विपक्षी दलों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कुंदरकी सहित विभिन्न स्थानों पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा के 10 नंबरी मॉडल का जिक्र किया। सत्ता बनाए रखने की कोशिश आरोप लगाए कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल कुंदरकी और रामपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन चुनाव में भारी धांधली की गई है। उन्होंने इसे मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल बताया और आरोप लगाया कि वोटों की डकैती की गई। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा।
इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा, और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जीरो कर दी इन्होंने। गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा, बताइए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा। और इसीलिए जो नेताजी ने शुरू किया था कभी सैफई में मेडिकल कॉलेज, जो आज यूनिवर्सिटी है, लोहिया भी वही था। गरीब का इलाज फ्री होगा, उसे कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगा जाएगा, आएगा अस्पताल में तो पूरा इलाज फ्री, दवाई फ्री, उसको देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव के बड़े आरोप, 10 नंबरी मॉडल के जरिए चुनाव में धांधली, यूपी उपचुनाव में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया सक्रिय, कुंदुरकी और रामपुर में हुए वोटों की डकैती, विपक्षी दलों के साथ की गई बेईमानी, महिला आरक्षण पार्टी आधारित होना चाहिए, आरक्षण से पहले जाति जनगणना अनिवार्य, आबादी के अनुपात में मिले हक और हिस्सेदारी। वहीं महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण पार्टी आधारित होना चाहिए, पहले जाति जनगणना हो, फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस रिकॉर्ड जीत ने जहां राज्य की सियासत को पूरी तरह बदल दिया है, वहीं अखिलेश यादव के तीखे तेवरों ने आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक टकराव के संकेत दे दिए हैं। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया और वोटों की डकैती जैसे गंभीर आरोपों ने अब चुनावी शुचिता पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इन आरोपों का सत्ता पक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है और जाति जनगणना और महिला आरक्षण की ये मांग आने वाले चुनाव में क्या नया मोड़ लेगी, देखने वाली बात होगी। दुनिया जो पिछले कई हफ्तों से एक बड़े युद्ध के साए में जी रही थी, अब वहां शांति की उम्मीद जागी है। ऑपरेशन एपिक, आपको बता दें, फ्यूरी के समापन और अमेरिकी ईरान युद्ध के खात्मे को लेकर एक ऐतिहासिक सहमति बन गई है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हलचल तेज है, क्योंकि अगले 48 घंटे दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए निर्णायक होने वाले हैं। एक तरफ जहां समझौते की मेज पर 3 बड़े मुद्दों पर मुहर लगी है, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने पहली बार इस भीषण युद्ध में हुए नुकसान का सच भी दुनिया के सामने रख दिया है। दुनिया जो पिछले कई हफ्तों से एक बड़े युद्ध के साए में जी रही थी, अब वहां शांति की उम्मीद जागी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समापन और अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे को लेकर एक ऐतिहासिक सहमति बन गई है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हलचल तेज है, क्योंकि अगले 48 घंटे दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए निर्णायक होने वाले हैं। एक तरफ जहां समझौते की मेज पर 3 बड़े मुद्दों पर मुहर लगी है, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने पहली बार इस भीषण युद्ध में हुए नुकसान का सच भी दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर क्या है उस एक पन्ने की समझौते में और इस एपिक फ्यूरी में अमेरिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अगले 48 घंटे में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर दोनों देश इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा करेंगे। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस जिसमें कहा कि पहली बार दोनों देशों में समझौते को लेकर सहमति बन गई है। युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देश एक पन्ने का समझौता पत्र जारी करेंगे और इस पत्र में 3 मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच 3 बड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पहली बार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हुए सैन्य नुकसान के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए।
ये आंकड़े रक्षा विभाग के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम यानी DCAS में जोड़े गए हैं, जिसमें इस अभियान में हताहतों की पुष्टि अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी और यह अभियान ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच शुरू किया गया था। हालांकि इस ऑपरेशन के उद्देश्यों और जमीनी स्थिति को लेकर अब तक सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई है। पेंटागन के अनुसार 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर शुरू हुए इस संयुक्त सैन्य अभियान में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 365 सैनिक घायल हुए हैं। ये पहली बार है जब इस ऑपरेशन से जुड़े हताहतों का आधिकारिक और सत्यापित विवरण सामने आया है। DCAS से दर्ज आंकड़ों के मुताबिक घायल सैनिक विभिन्न सैन्य शाखाओं से हैं। इनमें सबसे अधिक 247 सैनिक अमेरिकी थल सेना आर्मी से हैं, नौसेना के 63, वायुसेना के 36 और मरीन कॉर्प्स के 19 जवान घायल हुए हैं। पेंटागन द्वारा पुष्टि के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है। DCAS का रखरखाव डिफेंस मैन पावर डेटा सेंटर करता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बन गई है, लेकिन इस बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी है, चलिए आपको ये भी हम बताते हैं। किन मुद्दों पर दोनों देशों में बनी सहमति? परमाणु हथियार बनाने पर पूर्ण विराम, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद करना, वर्तमान यूरेनियम भंडार को खत्म या पतला करने पर सहमति, ईरान के 440 किलो सर्वाधिक यूरेनियम को अमेरिका शिफ्ट करने का प्रस्ताव, ईरान पर लगे सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति, ईरान की रोकी गई संपत्ति और बैंक खातों को अनफ्रीज किया जाएगा, शुरुआत में राहत और बचाव कार्यों के लिए फंड जारी होगा, 2015 के वादे के अनुसार 150 अरब डॉलर की राशि पर फिर से विचार, होर्मुज़ जल डमरूबंद से सभी सैन्य और व्यापारिक नाकाबंदी हटाई जाएगी, ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को बिना बाधा गुजरने की अनुमति देगा, अमेरिकी नौसेना समुद्री मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता अब सुरक्षित। ये समझौता केवल युद्ध विराम नहीं है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते को फिर से सुरक्षित करने की एक कोशिश है। यदि अगले 48 घंटे में हस्ताक्षर सुचारू रूप से हो जाते हैं तो ये 2026 की सबसे बड़ी कूटनीति जीत मानी जाएगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।